हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षास एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। सारे रिवोल्ट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पर हाँ, जो कॉजेज़ थे जिसकी वजह से ये 1857 की क्रांति होती है, जिसे कुछ कहते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी था। किसने कहे थे ये शब्द, ये हम लास्ट में देखेंगे। अभी के लिए बस याद रखो क्या इसकी इम्पॉर्टेंस थी, क्या इसके कॉजेज़ थे, क्या ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से इतना बड़ा रिवोल्ट हो जाता है 1857 के अंदर। अगेन ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, पहला फेज़ ख़त्म होने वाला है 1757 से 1857 का। दूसरा जो फेज़ आ रहा है वो है फ्रॉम 1857 टू 1947, तकरीबन 90 ईयर्स का। तो बड़े सारे कॉजेज़ थे। मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी आप हिस्ट्री की बात करोगे, सोसाइटी की बात करोगे, तो जो कॉजेज़ होते हैं वो काफ़ी कॉमन रहते हैं। या तो वो इकोनॉमिक कॉज होगा, यानी कि पैसे से रिलेटेड, कोई ज़मीन से रिलेटेड जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता हो। दूसरा पॉलिटिकल रहेगा, वहाँ पे उस एरिया में रूल कौन कर रहा है, तो पॉलिटिकल रीजंस भी आपको मिल जाएंगे। साथ में सोसाइटल रीजंस भी मिल जाएंगे। कोई ना कोई प्रथा तो उस स्टेट के अंदर, उस विलेज के अंदर या फिर किसी ट्राइबल एरिया के अंदर ज़रूर चल रही होंगी। एक एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे अवेलेबल होगी। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कोई ना कोई ऑफिशियल लेवल पे बैठा ही होगा जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को चेकआउट करेगा। रिलीजियस कॉजेज़ भी होंगे, ठीक है, किसी का धर्म हिंदुइज़्म होगा, किसी का मुस्लिम इस्लाम जिसको बोल सकते हो आप, कोई शिया होगा, कोई सुन्नी होगा, कोई क्रिश्चियनिटी में बिलीफ रखता होगा। मिलिट्री कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे आज म्यांमार में आप जाओ तो वहाँ पे सरकार नहीं है, वहाँ पे मिलिट्री कू है, यानी कि मिलिट्री वहाँ पे बैठ गई है राज करने के लिए, इन शॉर्ट। तो ये कॉजेज़ जो होते हैं वो आपको कॉमन मिलते हैं। पहले बिल्कुल शॉर्टकट में देखेंगे, उसके बाद थोड़ी सी डिटेलिंग आएगी, और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवोल्ट हुए थे सिंस 1857, या फिर 58 भी लिख देते हैं, क्योंकि 1857 में तो लड़ना शुरू कर गए एकदम से, ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइट्स होने लगी। छोटी छोटी तो शुरू हो चुकी हैं 1857 से पहले, पर ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये ख़त्म होगा तकरीबन 1858 टू 59 के आसपास, जहाँ पे सेकेंड फेज़ ऑफ ब्रिटिशर शुरू हो जाएगा और डायरेक्ट रूल क्राउन का स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या थे। तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला हुआ था ना इंडिया के अंदर इकोनॉमी से रिलेटेड, वो सारा ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया। जहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन थी वो सारी कहाँ पे जाया करती थी, मुगल एम्परर्स के पास जाया करती थी, या फिर जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था उनके पास जाया करती थी। अब वो पेंशनर बन चुके थे, मतलब अब राजा के पास वो अथॉरिटी नहीं बची है। जो पैसा था राजा का, वो राजा का ना होके किसका हो चुका था, ब्रिटिशर्स का हो चुका था। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ हम पढ़ते हैं, सब्सिडरी अलायंस, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इतनी सारी हमने पॉलिसीज़ पढ़ी, और सभी का मेन जो पर्पस था वो क्या था कि ब्रिटिशर्स डोमिनेंट हो सके। ब्रिटिशर्स के हमने 3 पिलर्स देखे कि जिसकी वजह से वो अपनी एक्सपांशन बहुत अच्छे से कर पाए। वो कौन कौन से थे, एक सिविल सर्विसेज, दूसरा पुलिस, एंड तीसरा जो था वो था आर्मी। जुडिशियल सिस्टम भी वो अपना चलाने की ट्राई कर रहे हैं। तो जो लैंड यानी कि जो ज़मीन का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो अब किसके पास जा रहा है, वो ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है। याद करो, मुर्शिदाबाद से ये सारे की सारा ट्रेजर लेके आगे थे कहाँ पे, बंगाल वाले एरिया में, क्योंकि बंगाल को इन्होंने इंपॉर्टेंट प्लेस डिक्लेयर कर दिया था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अगर आपको याद हो तो उसमें हमने ये पढ़ा था। पीजेंट थे, ट्राइबल जो थे, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया। क्यों किया, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, मैंने आपको बताया था जब भी इंडिया को हम देखते हैं तो 3 हिस्सों में देखते हैं। एक है आपका रूरल इंडिया, एक है आपका अर्बन, और तीसरा है आपका ट्राइबल। ट्राइबल वो लोग होते हैं जिनकी पोशाक मतलब आप अपनी डेली लाइफ में जैसे यूज़ करते हो वैसी नहीं होती, ट्रेडिशनल मेथड में होती है, और इनकी डिपेंडेंसी अपनी दिनचर्या के लिए होती है फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर। मतलब जितने भी फॉरेस्ट में फ्रूट लग रहे हैं, वेजिटेबल लग रहे हैं, वहीं से ही अपना गुजारा कर लेते हैं। दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड कि हमें अर्बनाइज करो तुम या रूरल एरिया में लेके जाओ। एक छोटी सी मार्केट लगती है यहाँ पे, जैसे ट्राइबल है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन जोन होती है, आगे रूरल एरिया होता है, फिर से ट्रांजिशन जोन, देन अर्बन एरिया। ट्राइबल लोग चीज़ें लेके आते हैं और रूरल से वापस चीज़ें लेते हैं, मतलब पैसों की इनको अभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बार्टर सिस्टम में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लो, ठीक है। तो ट्राइबल्स में अभी भी ये चीज़ें चलती हैं। इवन कुछ तो संथाल हैं, जैसे गोंद है, गोंद तो अभी भी अपने ही मेथड्स पे चलती है, पर संथाल वगैरह जैसे हैं तो वो मिक्स भी हो गए हैं। कम जो एग्जिस्टिंग कल्चर्स हैं बाकी के रूरल एरिया और अर्बन एरियाज़ के, उनके साथ मिक्स हो चुके हैं संथाल जो आप ट्राइब सुनते हो। एनीवेज, तो ये थे कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्योंकि जो ट्राइबल की फॉरेस्ट प्रोड्यूस थी, अब इनकी डिपेंडेंसी थी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, टिम्बर हो गया, हनी हो जाएगा, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हुआ करते थे। अब ब्रिटिशर्स क्लेम कर रहे हैं कि ये ज़मीन भी उनको बिलोंग करती थी, ठीक है,
ज़मींदार्स को ले आए बीच में और बोला कि तुम्हारे नाम पे ये ज़मीन चली जाएगी, ट्राइबल्स को वहाँ से घसीटो। तो अगेन ट्राइबल जो थे वो भी रिवोल्ट क्रिएट कर देते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये तो हो गया आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स, जहाँ से पैसा या रेवेन्यू जनरेट हो सकता था। उन रीजंस की वजह से हम देखते हैं अनरेस्ट कॉज हुआ अमंग सर्टेन ग्रुप्स ऑफ इंडिया। उसके बाद जो सेकंड कॉज हम देखेंगे वो है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में क्या क्या आएगा? ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? डिफरेंट पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं और अपनी एक्सपांशन कर रहे हैं। पहले याद करो वो सिर्फ कमर्स के पर्पज से आए थे, कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। अब इनका मेन फोकस प्रॉफिट पे ना होके साथ में कहाँ पे ज़्यादा आ गया था? पॉलिटिक्स पे आ गया था। तो ब्रिटिशर्स एक तो एक्सपांशन कर रहे हैं अगेन विद द हेल्प ऑफ दियर 3 पिलर्स जो उन्होंने बनवाए थे, दैट इज़ द सिविल सर्विसेज, पुलिस एंड आर्मी। दूसरा, बहुत सारे वॉर्स हुए, जैसे कि एंग्लो मराठा वॉर हमने पढ़ा, एंग्लो मैसूर वॉर हमने देखा था, और हर एक वॉर 3 वॉर्स हुए ना, अब मैसूर वाले 4 हुए थे। तो हर एक वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन होती थी, और ट्रीटी इस तरीके से साइन करवाई जाती थी कि ब्रिटिशर्स को डोमिनेंस मिल जाती थी प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर। तो जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सेटअप है वो ब्रिटिशर्स ने चेंज कर दिया। उसके बाद ऑफिशियल लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि डायरकी शुरू कर दी थी, ड्यूअल गवर्नमेंट। जो पैसे वाला लेन देन था वो सारा ब्रिटिशर्स ने अपने अधीन कर लिया था, और गद्दी पे किसको बिठा के रखा था? जो वहाँ के लोकल राजा हुआ करते थे, ताकि लोग प्रोटेस्ट ना कर सकें। ठीक है। और सिविल सर्विसेज जब इन्होंने शुरू करी तो सिविल सर्वेंट जो थे वो सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशन थे, कमांडिंग पोजीशंस हुआ करती थी, रैंक्स हुआ करते थे, वहाँ पे क्या किया? ब्रिटिशर्स को बिठा दिया, और इन्होंने करी खूब सारी करप्शन। ठीक है, भ्रष्टाचार यहीं से आ गया। एनीवेज, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करी जॉब्स के अंदर, जो गोरा होगा उसको अच्छी पोजीशन दे दी जाएगी, जो काला होगा जी उसको बोला जाएगा कि तुम तो प्रिमिटिव लोग हो। प्रिमिटिव जो होती है ये बहुत गलत टर्म मानी जाती है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, कि तुम खुद को सुपीरियर नहीं मान सकते और दूसरे को आप इन्फीरियर नहीं मान सकते, तो जो टर्म है उसके लिए प्रिमिटिव बोला जाता है। वेरी रॉन्ग टर्म, तो सो कॉल्ड प्रिमिटिव आप लिख सकते हो, कभी भी ये टर्म लिखनी हो अगर आपको, सो कॉल्ड प्रिमिटिव। ठीक है, उसके बाद आते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेस। सोशियो रिलीजियस कॉजेस में क्या हुआ था? याद करो, रिलीजन के अंदर डायरेक्ट इंटरफेरेंस ब्रिटिशर्स ने कभी भी नहीं करी, पर इनके आगे थे मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज जिनको बोलते थे। और इवन जब इन्होंने शुरू ही किया था ना भी इंडिया के अंदर आना, तो मालाबार कोस्ट पे जो ट्राइब रहा करती थी, याद करो, उनको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। ये जो कन्वर्जन करी जाती है एक धर्म से दूसरे धर्म में, या किसी का बिलीफ चेंज कर दिया जाता है फ्रॉम वन बिलीफ टू अनदर बिलीफ, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेलिटाइजेशन। प्रोसेलिटाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन। सुनते हो ना, आपकी हिंदू या मुस्लिम लड़की विद रिस्पेक्ट किसी से भी शादी करी और फिर उसका बाद में धर्म कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रोसेलिटाइजेशन, धर्म की कन्वर्जन या फिर बिलीफ की कन्वर्जन आप बोल सकते हो। और यहाँ पे लिखा है एक्लेसियस्टिकल लॉज। एक्लेसियस्टिकल लॉज का मतलब है जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और चर्च में जो रूल्स एंड रेगुलेशन चलती है उसके हिसाब से सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म करने की ट्राई करने लगे। डायरेक्टली उनके रिलीजन को भी बुरा नहीं बोल रहे इंडियंस को, और इनडायरेक्टली एक्लेसियस्टिकल जो लॉज थे उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। अब इस वजह से क्या हुआ, जो सोशल ऑर्डर था इंडिया के अंदर वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था एक तरफ रहना है दूसरी तरफ रहना है, फिर एक शब्द आ जाता है दैट इज़ द न्यूट्रल। ठीक है जी। उसके बाद मिलिट्री कॉजेज भी बड़े सारे थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुई मिलिट्री में, और इंडियंस को अलाउ कर दिया गया कि आप भी ये मिलिट्री को ज्वाइन कर सकते हो, पर हाँ जो कमांडिंग पोजीशन होगी वो कभी भी इंडियंस को नहीं दी जाएगी। ठीक है, प्रमोशन कोई नहीं होगी, तुम बस एक तरह के हेल्पर की तरह एक्ट करोगे, जस्ट ए हेल्पर की तरह इंडियंस को रखा गया था मिलिट्री के अंदर। कास्ट एंड एथनिक डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुई। ये अंग्रेज़ों को आज भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि जो फेयर स्किन होती है वो डोमिनेटिंग होती है। एक चीज़ यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो जो फेयर स्किन होती है इनको एल्बिनिज़म के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। पूरी ही अजीब सी वाइट कलर की स्किन हो जाती है चेंज जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से। और आपने देखी होंगी पिक्चर, कुछ लोग जो होते हैं एक्सट्रीम वाइट होते हैं, मतलब वाइट कलर होता है ना जैसा, वैसा कलर हो जाता है, और नॉट स्किन कलर पर बिल्कुल ही सफ़ेद हो जाता है। पर एनीवेज, और इवन एक्सरे यूवी रेज जो होती है सनलाइट से जो आती हैं यूवी रेज के लिए भी बहुत सेंसिटिव होती है फेयर स्किन। ठीक है, डार्क जितना ज़्यादा मेलेनिन उतनी ज़्यादा डार्क स्किन होती है, और जो ये गोरे लोग होते हैं इनमें मेलेनिन कम होता है जिसकी वजह से इनकी स्किन बहुत फेयर होती है। और अल्ट्रा वायलेट रेज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं ये लोग। एनीवेज, सोचने में क्या जाता है सुपीरियर इन्फीरियर इनके हिसाब से।
देन पॉलिटिकल कॉजेज़ भी बहुत सारे थे। पॉलिटिकल कॉजेज़ में आप मेंशन करोगे सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। झांसी जब एक्वायर करना था रानी लक्ष्मीबाई से, तो उनका अपना कोई बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, तो उस वजह से बोला गया कि अब अगर आपका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है तो क्या होगा, आपको ये जो अडॉप्टेड सन है आपका, इसको राजा नहीं बना सकते और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो हम सीज़ कर लेंगे। वैसे सब्सिडरी अलायंस चल रखा था। सब्सिडरी अलायंस में ये क्या करते थे, राजा को बोलते थे हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, आर्मी हमारे हिसाब से चलेगी, ब्रिटिशर भी उस आर्मी के अंदर होंगे, एंड आपने क्या करना है, बस पेमेंट कर देनी है, ठीक है, सैलरी दे देनी है प्रॉपर। तो ये अनपॉपुलर पॉलिसीज़ जो थी ब्रिटिशर्स ने, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। और ट्रीटीज़ की याद करो, हैदर अली ने फर्स्ट ट्रीटी जब करी थी तो बोला ब्रिटिशर्स को कि जितना भी नुकसान हुआ हमारा, लाइए जी पैसे लाइए, उसको वापस करो, सारा का सारा कंपनसेशन दो हमें। तो वो होती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जब एंग्लो मैसूर वॉर चल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो देखते हैं हम, जिसकी वजह से पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आती है। नाउ इकोनॉमिक कॉजेज़ में आप और क्या क्या लिख सकते हो, ये भी कुछ पॉइंट्स हैं फर्दर, ये डिफरेंट बुक्स की कंपाइलेशन है, तो आपको मैंने यहाँ पे डिफरेंट मेंशन कर दिए हैं। ऑल्दो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मेंस में आ जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर, तो यू कैन मेंशन ऑल दिस पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या किया गया, इंडियन इकोनॉमी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करी जाएगी। अब जो इंडिया के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स थे उसको अवॉइड करके टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल उठाएंगे इंडिया से और जाके छोड़ देंगे यूरोप में, सस्ते में लेके जाएंगे और महंगी महंगी चीज़ें लाके वापस में इंडिया में बेचेंगे। देखो, प्रोडक्ट भी इंडिया का, जो रॉ मटेरियल था वो भी इंडिया का, प्रोडक्ट जाके मैन्युफैक्चर करी इंग्लैंड में और वापस फिर से कहाँ पे बेचती लाके, इंडिया में। चलिए, उसके बाद आर्टिसन क्राफ्टमैन जो हुआ करते थे, इनका जो धंधा था वो बिल्कुल चौपट होने लग जाता है। और जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जिनको आप ज़मींदार भी बोल रहे थे एक टाइम पे, उनके साथ भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं इमर्ज। जो तो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे उनकी पोजीशन ठीक थी, और जो नहीं दे रहे थे उनको बहुत ज़्यादा डिटेरिएट कर दिया गया। सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ में हमने देखा क्रिश्चियन मिशनरीज आ चुके थे जो कि कन्वर्जन कर रहे हैं लोगों की, और मॉस्क, मस्जिद और मंदिर, टेम्पल्स, इनके ऊपर टैक्स लगाए जाने लगे। जॉब जब दी जाती थी किसी को तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाता था, और स्पेशली अगर कोई इंडियन गोरा भी है तो वो जो ब्लैक कलर की स्किन होती थी ना जिनकी, उनके ऊपर उनको रख दिया जाएगा, पर कमांडिंग पोजीशन पे कभी नहीं रखा जाएगा। मतलब जहाँ से बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स हो सकें इंडिया के हित में, उस पोजीशन पे कभी नहीं बिठाया जाता था। कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स जो हम देखते हैं, जैसे कि अबोलिशन ऑफ सती, तो ये तो प्रेज वर्दी भी था। विडोरी मैरिज एक्ट पास करी गई थी 1856 के अंदर, तो वो ये भी प्रेज वर्दी था। मिलिट्री कॉजेज़ अगर देखोगे तो ठीक है, सैलरी बहुत कम थी, प्रमोशन के कोई चांस नहीं थे, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा करी जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एज वेल एज एथनिसिटी, और जितने भी आर्मीज़ रिक्रूट करे थे इंडियंस। उसके बाद बोला गया था, पता है यहाँ पे क्या करा जाता था, जितने भी इंडियन आर्मीज डिप्लॉयड थे ना, उनको कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने दिया जाता था, कभी भी कोई जर्नल उन तक पहुँचने नहीं दिया जाता था। तभी तो उनको पता ही नहीं था, पहले 1857 से पहले इनको आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है इनके पीठ पीछे। जैसे इनको पता चलता है कि यहाँ पे तो अंग्रेज़ी इनको एक्सप्लॉइट करने पे लगे हुए हैं, तो सडनली यू विल हर्ड अबाउट द सिपॉय म्यूटिनी। मंगल पांडे का नाम आता है, कैसे जो है उन्होंने रिवोल्ट क्रिएट कर दिया था आर्मी के अंडर, और जो ब्रिटिश का एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल हुआ करता था उसको गोली मार दी थी उन्होंने सबकी प्रेजेंस में। चलो, वो तो डिफरेंट स्टोरी है, अभी थोड़ी देर में आते हैं उसके ऊपर। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हिंदुज़म में माला वगैरह पहन लेते हैं, हाथ में थ्रेड डाल लिया, कोई भी ज्वेलरी डाली, तो वो प्रोहिबिट कर दिया कि आप नहीं पहन सकते ये सारी चीज़ें। तिलक नहीं लगा सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते। तो ये सारी चीज़ें हुई। भारत एक खोज करके जो है वेब सीरीज़ नहीं बोलेंगे उसको, यूट्यूब पे पड़ी हुई है सीरीज़, उसमें देखना, ये चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई हुई है कि जो रिलीजियस चीज़ें होती थी वो चीज़ें अलाउड नहीं करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 आ जाता है। अब सुनो, टेलीग्राम आप देखते हो आज एप्लीकेशन है, उस टाइम पे जो टेलीग्राम था वो पोस्ट के थ्रू जाया करता था। अब सॉरी, पोस्ट नहीं, वायर्स लगी होती थी, प्रॉपर टावर्स लगे होते थे। एंड इन्होंने क्या किया, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, सारे के सारे टावर्स गिरा दिए, रेलवे स्टेशन से जो भी जुड़े होते थे सब गिरा दिए जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। इमीडिएट कॉजेज़ क्या थे, तो सोशल जो कस्टम थे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करी ब्रिटिशर्स ने। रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस अगर देखोगे तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने की ट्राई करी, नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए। और जो सिपॉइज़ थे उनका मानना था कि
जो कार्ट्रिज होता है ना, कार्ट्रिज ये चीज़ होती है, बुलेट इस तरह से देखी होगी आपने, ये जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कार्ट्रिज। अब क्या होता था उस टाइम पे, राइफल्स जो यूज़ करते थे ये लोग, ये कार्ट्रिज मुंह से खोलना पड़ता था। इस तरह से होता था कार्ट्रिज, इस इमेज को देखो, ये वाला जो पार्ट था ना ये मुंह से खोलना पड़ता था। और हिंदू धर्म के लोग तो मीट मांस खाते नहीं थे। और यहाँ पे क्या हो जाता है, एक ने बात फैला दी, मंगल पांडे जो थे उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर जो हैं वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो कार्ट्रिज बना हुआ है ना ये सुअर या फिर गाय के मांस से बना हुआ है। और ये बात जैसे ही फैलती है ना, तो मंगल पांडे ने तो पहले एक हाई ऑफिशियल पे जो ब्रिटिशर था उसको मार दिया। 29 मार्च 1857 में ये होती है चीज़। 34th इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे मंगल पांडे, और बैराकपुर वाले एरिया में ये डिप्लॉयड थे। तो पहले तो इन्होंने गोली मार दी। जैसे वो गोली मारते हैं तब जाके बाकी जागते हैं कि ये ठीक बोल रहा था। ऑल दो मंगल पांडे को भी एट द स्पॉट मार दिया जाता है उसी टाइम। 8 अप्रैल 1857 उस दिन इनको फांसी दे दी गई। एंड 9 मई यहाँ पे 85 जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने भी रिवोल्ट क्रिएट कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और कुछ को कैप्चर कर लिया गया और उनको जेल में रख दिया गया। तो ये चीज़ें हुई व्हेन दे क्रिएटेड अ रिवोल्ट। उसके बाद बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को मेरठ भेज दिया गया, और क्योंकि वो सारे क्या कर रहे थे, रिवोल्ट क्रिएट करने की ट्राई कर रहे थे। मेरठ में उनको क्यों भेजा गया, इम्प्रीजनमेंट के लिए, जेल में डालने के लिए। ये जो सोल्जर्स हुआ करते थे, कुछ जो थे उनको रास्ते में ही मार दिया जाता था, जितने पहुंच गए उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी आप देख सकते हो 1857 में होती है वाया ब्रिटिशर्स। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए रिवोल्ट के, तो क्वीन विक्टोरिया उन्होंने 1858 में बोला कि आज से कंपनी का रूल ख़त्म होता है और डायरेक्ट जो क्राउन रूल है वो शुरू होता है। तो मतलब ब्रिटिशर्स का अब सेकेंड फेज शुरू होने वाला है। क्वीन विक्टोरिया जी इंग्लैंड में बैठी हुई थी, और जो ब्रिटिश क्राउन यानी कि क्वीन विक्टोरिया थी वो कहती हैं कि जो इंडिया है वो भी हमारी एक कॉलोनी है, और जो इंडियंस हैं वो हमारे बच्चों की तरह हैं। ठीक है, ये क्वीन विक्टोरिया की स्टेटमेंट्स थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितनी भी टेरिटरीज गई ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 वो सारी दोबारा से एक्वायर कर ली, और क्योंकि जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था ड्यूरिंग 1857 चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे कि हाँ प्रूव हो सकता था कि दैट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बट बहुत सारे ऐसे रीजंस भी थे जिसकी वजह से नहीं बोल सकते, क्योंकि जितने भी एलीट लोग थे ना इंडियंस में वो इस रिवोल्ट से दूर ही रहे। एडुकेटेड लोग जितने भी थे, पढ़े लिखे लोग जितने भी थे, ना तो उन्होंने रिवोल्ट को सपोर्ट किया ना ही ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। तो ये चीज़ भी देखने को मिली थी। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, उनको बोल दिया गया कि जो कस्टमरी लॉज हैं, यानी कि रीजन पे छोटे छोटे रीजन्स हुआ करते थे, विलेज से भी छोटा एरिया हुआ करता था, उनके जितने भी कस्टमरी लॉज हुआ करते थे उसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो ये जो अथॉरिटी थी अब इंडिया के लिए, वो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ शिफ्ट होनी पड़ेगी, पर बहुत सारी अभी लड़ाइयाँ लड़नी हैं, बहुत सारे रिवोल्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके ये चीज़ें होंगी। उसके बाद एग्ज़ाम तो अभी भी चल रहा है सिविल सर्विसेज का, पर जाके इंग्लैंड में देना पड़ता था वो, भाई ट्रेन से जाना पड़ता था, सॉरी शिप के थ्रू जाते थे ये लोग। एंड बोला जाता था कि जो पानी के रूट से चला जाएगा हिंदू, वो हिंदू नहीं रहेगा, फिर उसने अपना धर्म त्याग दिया, ये मान्यता मानी जाती थी जो लोकल लोग थे। उसके बाद जो बहादुर शाह जफ़र अभी दिल्ली में बैठे हैं, 1857 का टाइम चला हुआ है, और आपको याद हो 1857 में ही बहादुर शाह जफ़र रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं बाय राइटिंग द पोएम्स, और इनकी पत्नी के साथ इनको भेज दिया गया था म्यांमार, बर्मा, और वहीं पे ये मरते हैं फिर बाद में। इनके जो बच्चे थे छोटे छोटे उनको मार दिया जाता है दिल्ली में ही, और उस एरिया को बोला जाता है खूनी दरवाज़ा। विलियम हडसन ने ये चीज़ करी थी। नाना साहिब भी हार जाते हैं 1857 के रिवोल्ट में, और नेपाल चले गए थे वो 1859 में। तांते टोप जो थे, जिन्होंने झांसी की भी हेल्प करी थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की, तो काफ़ी सपोर्ट किया था इन्होंने। एंड इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट करी थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट इनकी भी डेथ हो जाती है। पहले इनको जेल में रखा जाता है, उसके बाद हैंग कर दिया जाता है। ऑन 15 अप्रैल 1859 को इनकी डेथ हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई, इनकी 18 जून 1857 को डेथ होती है इन द बैटल फील्ड, जब ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे। बेगम हज़रत महल जो अवध की रानी हुआ करती थी, दे वर फोर्स टू टेक एग्जाइल एट नेपाल, इनको भेज दिया था
वनवास पे, नेपाल चली गई थी ये भी। नाना साहिब भी निकल गए नेपाल, बेगम हजरत महल भी निकल गई नेपाल। 1859 में बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स इमर्ज होके आते हैं, जैसे कि कुंवर सिंह, बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, राव साहिब जो था ये नाना साहिब का ही भाई था, खान बहादुर। तो एक दो नाम याद रख लेना यहाँ पे। ये सारे बरेली में मरे थे, ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है बरेली के अंदर। मेजर सेंटर्स और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट, तो सबसे पहले चलेंगे दिल्ली। दिल्ली से रोल प्ले कर रहे थे बहादुर शाह जफ़र। उनको अब क्या कर दिया गया था, पेंशनर बना दिया गया था ना। पर लोकल रूलर्स आते हैं और वो बोलते हैं कि सर आप भी खड़े होइए इस रिवोल्ट के अंदर, तो बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। खड़े तो होते हैं ये, पर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। बहादुर शाह जफ़र की सारी डिटेल्स बता देती है कि कहाँ कहाँ पे क्रांतिकारी छुपे हुए हैं, और फिर बाद में बोलती है कि प्लीज़ हमें मत मारो, हमारी फैमिली को जाने दो। पर ब्रिटिशर्स ने इनको भेज दिया, छोड़ दिया, लिटरली छोड़ दिया और बर्मा भेज दिया था। पर चलिए ऐसा ही हुआ था उस टाइम पे। मिलिट्री कमांडर जो थे वो थे जनरल भक्त खान, किसके, बहादुर शाह जफ़र के। और जो रिवोल्ट था जॉन लॉरेंस, निकोलसन और हडसन, इन्होंने सप्रेस कर दिया था बहादुर शाह जफ़र। वो डिटेल वगैरह निकलवाई जॉन लॉरेंस, निकोलसन, हडसन ने बहादुर शाह जफ़र की बीवी से, और खुद का इनका रूल चल पड़ता है। देन कम टू द कानपुर। कानपुर में जो लीडर हैं वो है नाना साहिब, इनके मिलिट्री कमांडर हैं तांत्या टोप। एंड ब्रिटिश फोर्सेस जो थी उस टाइम पे इनके अगेंस्ट जब लड़ रही थी, तो इम्पॉर्टेंट जो ब्रिटिशर था वो था कोलिन कॉम्पबेल और जनरल हैवलॉक। इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन अटेन करी थी कानपुर में। तो जैसे छोटे छोटे रीजन्स इंडिया के अंदर डिवाइड हो रखे थे, वैसे ब्रिटिशर्स भी डिवाइड हो गए थे टू कम्पीट विद एवरीवन। रिवोल्ट के टाइम पे सती चौरा घाट इंसिडेंट होता है, बेबी घाट मैसेक्रे होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट ट्रेजिक इवेंट्स थे कानपुर वाले एरिया के। झांसी में लीडर थी रानी लक्ष्मीबाई, और इनको हेल्प करी थी तांत्या टोप ने। अब रिसेंटमेंट क्यों आई थी झांसी वाले एरिया में, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका अपना कोई बायोलॉजिकल सन नहीं था, जिसकी वजह से इनकी जितनी भी जो राज्य था वो सारा सीज कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। और जब ये रिवोल्ट होता है ना, तो ब्रिटिशर्स भीख मांगते हुए भी आए थे रानी लक्ष्मीबाई के पास, और कहते हैं कि प्लीज़ जो हमारी फैमिलीज़ हैं उनके ऊपर रिवोल्ट करने वाले, यानी कि ये जो क्रांतिकारी हैं ये सारे अटैक कर रहे हैं उनको, प्लीज़ हमें अपना रेजिडेंस दे दो। रानी लक्ष्मीबाई जी ने फिर भी इन पे दया खाई थी कि चलो ले लो तुम, फैमिली है, फैमिली को क्या कर सकते हैं। उसके बाद रिवोल्ट सप्रेस किसने किया झांसी के अंदर, तो हग रोज थे यहाँ पे, और रानी जी की डेथ हो जाती है वाइल फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स। बिहार या फिर आरा जगदीशपुर वाला जो एरिया था, वहाँ पे लीडर थे कुंवर सिंह, और काफ़ी पहले ये रूइंड ज़मींदार थे, करप्ट ज़मींदार थे। बाद में इनको भी रियलाइजेशन हो जाती है कि ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो बिहार का जो रिवोल्ट था वो करा था ब्रिटिशर के एंड से विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर ने, इन दोनों ने कंट्रोल करने की ट्राई करी थी। तो इनके अंदर आपने क्या क्या याद रखना है, लीडर कौन था और ब्रिटिशर की तरफ से कौन कंट्रोल करने के लिए आ रहा था। फिर फैज़ाबाद यूपी वाले एरिया में चलो, मौलवी अहमदुल्ला यहाँ से लीडर थे, और इनको लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन ऑफ अवध भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन ऑफ अवध, ये टाइटल किसको दिया गया है, और ये दिया गया है मौलवी अहमदुल्ला, फैज़ाबाद में जो मेन रोल प्ले कर रहे थे। ब्रिटिशर की तरफ से कौन कंट्रोल करने के लिए आया, तो जेम्स नील जो है ये अवध वाले एरिया में कंट्रोलिंग करने की ट्राई कर रहे हैं, फैज़ाबाद एरिया में कंट्रोल कर रहे हैं। फिर चलो बरेली में रोहिल्लाज, याद है ना, रोहिल्लाज का तो एक प्रॉपर लेक्चर लिया था। तो जो रोहिल्लाज थे बहादुर के अंडर, दे वर मेकिंग द पैरेलल गवर्नमेंट, तो ये भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले जाते हैं। विंसेंट आयर ने ही यहाँ पे भी कंट्रोल करा बरेली वाला रिवोल्ट। उसके बाद लखनऊ में क्या हुआ था, अनेक्सेशन कर ली गई थी अवध की, वो जो सब्सिडरी अलाइंस था उसके तहत। तो लीडर थी यहाँ पे बेगम हजरत महल, जो कि 1859 में एग्जाइल पे निकल जाती है नेपाल वाले रीजन में। एंड ब्रिटिशर की तरफ से थे हेनरी लॉरेंस, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जिंदा जला दिया गया था। हेनरी लॉरेंस के अलावा कोलिन कैम्पबेल भी इनका सपोर्ट कर रहे थे इन ऑर्डर टू कंट्रोल द रिवोल्ट ऑफ लखनऊ। उसके बाद ब्रिटिशर्स का साथ किस ने दिया, तो ये आपने पढ़ लिया है, ग्वालियर के जो सिंधियाज थे, होलकर्स ऑफ इंदौर, हैदराबाद के निज़ाम, नवाब ऑफ बंगाल, 6 चिफ्तियंस जो थे पंजाब वाले एरिया के, महाराजा ऑफ कश्मीर, राणाज ऑफ नेपाल। तो मतलब ऑलमोस्ट थ्रू आउट द इंडिया ये देखो, कश्मीर भी सपोर्ट कर रहा है, नेपाल भी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से हैदराबाद, इंदौर वाले एरिया से, ग्वालियर वाले रीजन से, पंजाब वाले एरिया से। तो इतने सारे सपोर्ट तो ब्रिटिशर्स को मिल रहे थे थ्रू आउट द इंडिया, नॉर्थ में भी, वेस्ट में भी, साउथ में भी, ईस्ट में भी।
उसके बाद जो राजा ऑफ जोधपुर यानी कि राजस्थान वाला एरिया आ जाता है, अदर राजपूत, वो भी सारे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। रिवोल्ट का नेचर कैसा था, तो सिपोई म्यूटिनी बोल सकते हैं। आर्मी की वजह से कहीं ना कहीं जो आर्मी में डिप्लॉयड थे इंडियंस, उन्होंने इनको स्टार्ट किया था। हाउएवर कुछ जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी आर्मीज़ के द्वारा, या फिर जो भी ये छोटे छोटे रीजन्स में फ़ाइट्स चल रही थी। अवध देखा आपने, फैज़ाबाद वाला एरिया, और लखनऊ हो गया, तो इन सारे एरियाज़ में। अशोक मेहता कहते हैं कि इट वाज द वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, और इसमें बोला गया कि जो हिंदूज़ थे और मुस्लिम थे उन दोनों ने पार्टिसिपेट करा था, तो यूनिटी दिखा रहा था हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में। एम.एन. रॉय बोलते हैं कि ये फ्यूडलिज़म के अगेंस्ट और कमर्शियल कैपिटलिज़म के अगेंस्ट फर्स्ट वॉर हुई थी। उसके बाद लास्ट डिच स्टैंड था, मतलब इसके बाद ये चीज़ें प्रमोट नहीं होनी थी। एस.पी. चौधरी बोलते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट कंबाइंड अटेम्प्ट ऑफ मैनी क्लासेस ऑफ पीपल टू चैलेंज अ फॉरेन पावर, यानी कि यहाँ पे यूनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस ने रिप्रेजेंट करी थी ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट फेल हो जाता है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं था। सारे अपने अपने रीजन से अगेन पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, पर कोऑर्डिनेशन वाज नॉट देयर। किसी को पता ही नहीं है कि कौन कौन रिवोल्ट अराइज कर रहे हैं। जब रिवोल्ट छिड़ जाता था तब जाके पता चलता था। जो ब्रिटिशर्स थे इनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस थी, वेपन्स बहुत हाई फाई थे इफ़ कंपेयर टू द इंडियन वेपन्स, और नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए नहीं था ये सिर्फ बस ये था कि अपने रीजन को इंडिपेंडेंट करवाना है, पूरी कंट्री को लेके नहीं था। तो नेशनलिज्म की कमी थी कहीं ना कहीं। पैन इंडिया कैरेक्टर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। बाकी जो अनअफेक्टेड एरियाज़ रहे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, जैसे बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, और बाकी यही सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ये फेल हो जाता है। बहुत सारी क्लासेस और ग्रुप्स ऐसे भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा, वो थे जो एलीट क्लास थी इंडिया की। तो ये लिखा है यहाँ पे एजुकेटेड मिडिल क्लास, इन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं करा था, ना तो रिवोल्ट को सपोर्ट किया ना तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। और इंडियन रूलर्स भी बहुत सारे थे ऐसे जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था ब्रिटिशर्स को कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ना ही रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इससे इंस्पिरेशन मिलती है सेकेंड फेज़ में, जब ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल चल चुका है, डायरेक्ट क्राउन का रूल चल चुका है, तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रोत्साहन मिलता है कि यूनिटी होनी चाहिए अमंग द डिफरेंट रिलीजन्स, सारे के सारे लेवल पे, चाहे लोगों की बात हो, चाहे आर्मी की या फिर लीडर्स की। तो ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। ऑल्दो सेकेंड फेज़ में तो और भी ज़्यादा ये सेंटिमेंट्स आएंगे, आप देखोगे। आर.सी. मजूमदार हैं एक, उन्होंने बोला ना तो ये फर्स्ट थी, ना ही ये नेशनलिज्म से एसोसिएटेड वॉर थी, ना ही ये इंडिपेंडेंस की वॉर थी। आर.सी. मजूमदार डिनाई करते हैं इस चीज़ को। एस.एन. सेन बोलते हैं कि दिस वाज द फाइट फॉर रिलीजन। ठीक है, और रिलीजन के लिए वॉर शुरू होती है और 1947 में जाके ये रुकेगी, एंड इट वाज द एंड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद मार्क्सिस्ट व्यू भी बहुत सारे आते हैं, तो बोलते हैं कि जो सोल्जर पीजेंट का स्ट्रगल चल रहा था अगेंस्ट द फॉरेन इंपीरियलिज्म, या फिर जो ये ज़मींदार वगैरह उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे, उसके अगेंस्ट फाइट थी। बड़ी सारी बुक्स भी लिखी गई अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, जैसे कि ग्रेट रिबेलियन, ये अशोक मेहता ने लिखी थी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। 1857 ये एस.एन. सेन ने लिखी थी। सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये दो अलग अलग बुक्स हैं, आर.सी. मजूमदार ने लिखी है। इंडियन म्यूटिनी 1857, ये सॉल डेविड ने लिखी थी। कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। इनके बारे में भी पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से एसोसिएटेड हैं। तो हमने कॉजेज़ देख लिए कि क्या कॉजेज़ थे रिवोल्ट ऑफ 1857 होने के, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो रिलीजियस, मिलिट्री कॉजेज़, ये सारे थे। और क्या क्या रीजंस थे इन सब चीज़ों के पीछे वो भी हमने देख लिया। एनालिसिस भी कर ली 1857 की, डिफरेंट हिस्टोरियंस ने क्या क्या बोला है 1857 के पर्पस को लेके, और कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करी थी इन दिस 1857 रिवोल्ट, और मेजर सेंटर्स कौन से थे, लीडर कौन से थे ब्रिटिशर्स के। तो ये सारे हमने देख लिया, और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी, बट स्टिल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस का किस तरह से मिसयूज़ करा गया, वो सब हमने इस लेक्चर के अंदर देखा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अबाउट द डिफरेंट रिवोल्ट्स
ट्राइबल रिवोल्ट्स थे, सिविलियन रिवोल्ट्स थे, मुस्लिम मूवमेंट्स थी, वो सारी चीज़ें कवर अप करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।